स्वागत है आपका 24 घंटे 24 रिपोर्टर में। हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। दिन भर की भागम भाग के बीच अगर आपसे छूट गई हैं खबरें तो इस आधे घंटे में हमारे 24 रिपोर्टर लेकर आ रहे हैं दिन भर का हाल। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में बात बीजेपी के घोषणा पत्र की। बीजेपी एक बार फिर से राम नाम के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। बीजेपी के आज जारी हुए घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से शामिल हो गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में वादा किया गया है कि केंद्र में सरकार बनी तो संविधान के दायरे में रहते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की सारी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा धारा 370 को हटाने के लिए सभी पक्षों से बातचीत करने की बात भी कही गई है। This is simply a developmental program, and the issues which are culturally important have been also adumbrated in it. Hindutva has never been an issue of elections, you see. This is an election manifesto based for the development. बीजेपी ने कहा है कि उसका घोषणा पत्र समाज के सभी तबकों की राय लेकर बनाया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में राम मंदिर के मुद्दे को शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने ऐतराज किया है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है। राम मंदिर का मुद्दा हमारे आस्था का मुद्दा है। आप स्वयं रविशंकर से बात करें जो इस मामले में वकील रहे हैं उनके, तो अब तो कोर्ट से फैसला हो गया है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है। लेकिन चूंकि हमारा एक कमिटमेंट है, इसलिए बातचीत करके संवाद से इसका भी रास्ता निकालेंगे। और अब जब कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट से हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी और जीतेंगे, लेकिन हमारे इस आस्था का एक हम संवैधानिक संवाद से, बातचीत से एक सार्थक हल जरूर निकालेंगे। सवाल ये है कि जब बीजेपी खुद मानती है कि राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है, तो उसे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल क्यों किया गया है? बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अपने शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा कर लोगों से धार्मिक आधार पर वोट मांग रही है। धर्म के आधार पर राजनीति करना और ये मंदिर का नाम इस्तेमाल करना, ये इसकी इजाजत नहीं देता है, ये सरासर गलत है। इसलिए हमने प्रार्थना की है कि ये मॉडल कोड का वायलेशन है, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट ये वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मैनिफेस्टो या विजन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं बीजेपी का। ये एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको कि कानून की राय में मॉडल कोड के हिसाब से रद्द है, तो ये पब्लिक डोमेन में नहीं जा सकता। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के दिन बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने आज जारी अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि वो मल्टी ब्रांड में FDI का विरोध करेगी। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि वो महंगाई को रोकने के लिए एक फंड भी बनाएगी। इन्वेस्टमेंट के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें हमारा स्टैंड हमेशा से रहा है कि बारिंग मल्टी ब्रांड रिटेल, बाकी जहां भी एसेट फॉर्मेशन और देश के लिए जॉब्स क्रिएट करने के क्षेत्र होंगे, उस सब में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए ये भी कहा गया कि बीजेपी विदेशी पूंजी नहीं बल्कि देसी पूंजी से ही देश को समृद्ध बनाने की कोशिश करेगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में ना तो किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष सहायता या पैकेज देने की बात कही गई है। बिहार और पश्चिम बंगाल लंबे अरसे से ऐसी मांग करते चले आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग बिहार की तमाम पार्टियां लंबे अरसे से करती रही हैं। बीजेपी की बिहार इकाई भी इस मांग का समर्थन करती रही है, लेकिन अब घोषणा पत्र में इसका जिक्र तक नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर विशेष दर्जे की मांग जोर शोर से उठाने वाले नीतीश कुमार की पार्टी को अब बीजेपी पर हमला करने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है। इस घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, इसका कोई संकल्प नहीं। तो बिहार की जनता को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। जेडीयू के अलावा लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी अपने घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मसला उठा चुकी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में उन सपनों को भी जगह दी गई है जिनका ऐलान नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भाषण में किया था। इनमें 100 नए शहर बसाने और बुलेट ट्रेन जलाने जैसे वादे शामिल हैं।
नरेंद्र मोदी का देश के चारों कोनों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में डायमंड चतुर्भुज योजना लाने की बात कही है। इसके अलावा 100 नए शहर बसाने और सस्ते घर की योजना का भी जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में किसानों के लिए विशेष रेल नेटवर्क शुरू करने और काला बाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाने का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में टैक्स सिस्टम को और आसान बनाने और सरकारी बैंकों की हालत सुधारने जैसी बातें भी कही गई हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में शपथ ली कि वो बद इरादे से काम नहीं करेंगे। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस बद इरादे का मतलब क्या है। मैं बद इरादे से कभी भी कोई काम नहीं करूंगा, ये विश्वास देता हूं। मोदी के बद इरादे से नहीं काम करने की शपथ लेने के बाद एक बहस छिड़ गई है। क्या जो गोधरा में हुआ और उसके बाद जो घटना हुई उस पर बात है, या पिछले दिनों जो अमित शाह का बयान आया, क्या उससे सवाल उठे? तो कुछ बातें हैं आपके दिमाग में हैं जिसकी वजह से आप बोलते हैं। ये एक नए ढंग के नेता हैं जिन पर गोधरा कांड के कारण 2002 के दंगों के बाद जिस तरह के गंभीर और सीरियस मामले रहे, मैनिफेस्टो में जो है और वो जो खुद कैंपेन में बोल रहे हैं उसमें भी बहुत फर्क है। गलत इरादे से कोई गलत काम नहीं करूंगा, ये आदमी को बार बार तब बोलना पड़ता है जब उनके ऊपर कई आरोप होते हैं कि आप गलत काम कर रहे हो। हालांकि बीजेपी मोदी के इस बयान पर कह रही है कि मोदी ने देश को सिर्फ ये बताया है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश हित में काम करेंगे। देर से जारी किए गए घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का नेतृत्व आपस में ही उलझा हुआ है, लिहाजा घोषणा पत्र जारी किए जाने में देरी हुई। भाजपा की लीडरशिप बेहद कंफ्यूज्ड है, उसी की वजह से आज इतना विलंब उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के रिलीज में हुआ। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तब जारी किया है जब असम और त्रिपुरा में 6 सीटों पर मतदान के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 26 मार्च को ही जारी कर दिया था। मुंह में राम बगल में छुरी, समाजवादी पार्टी ने इसी मुहावरे के साथ राम मंदिर पर बीजेपी के किए वादे को लेकर चुटकी ली है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता सच और झूठ में फर्क करना जानती है। मुंह में राम बगल में छुरी, इन्होंने तब भी कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख तब भी नहीं बताई, आज भी नहीं बताई, कैसे बनाएंगे तब भी नहीं बताया। तो आदमी ने गलत क्या कह रहे हैं? ये तो भाई पहली बार बीजेपी कुछ सत्य बोल रही है। बीजेपी महासचिव अमित शाह को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। यूपी के बिजनौर और शामली में अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आयोग ने अमित शाह को नोटिस भेजा है। इसमें उनके शामली, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में दिए भाषणों पर जवाब मांगा गया है। अमित शाह को 9 अप्रैल की शाम 5 बजे तक की मोहलत जवाब देने के लिए दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल को अमित शाह ने अपने भाषण में दंगों का मुद्दा उठाया था और लोगों से अपमान का बदला लेने को कहा था। अमित शाह पर शामली और बिजनौर में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में केस भी दर्ज हो चुका है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अमित शाह पर 2 केस दर्ज हुए हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमित शाह की गिरफ्तारी नहीं होने पर दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया है। यूपी के बिजनौर और शामली में अमित शाह के खिलाफ 2 केस दर्ज हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि इमरान मसूद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अमित शाह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। यूपी सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप भी दिग्विजय सिंह ने लगाया है। इमरान मसूद पर केस रजिस्टर होता है, गिरफ्तार हो जाते हैं, और अमित शाह पर 2 बार एफआईआर दर्ज होती है लेकिन गिरफ्तार नहीं होते। ये तो समाजवादी पार्टी की यूपी की सरकार को क्या ये डबल स्टैंडर्ड है, क्या है ये? 4 अप्रैल को यूपी के शामली में अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह पर शामली और बिजनौर की रैलियों में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। आइए सुनाते हैं आपको 4 अप्रैल का वो भाषण। उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है, और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। इस मामले में अमित शाह के खिलाफ रविवार को 2 मामले दर्ज किए गए। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज फिर राहुल गांधी और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने गांधी परिवार को जादूगरों का परिवार बताते हुए राहुल के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा पर जमकर हमला किया। शहजादे जी जरा जवाब दो, ये बाजीगर कौन है? ये किमियागर कौन है? ये कौन सी नीतियां हैं हरियाणा सरकार की जिसने आपके जीजाजी को
दे दिए। मोदी अपने भाषण में कांग्रेस के वंशवाद पर तो जमकर बरसे, लेकिन साथ ही भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के लिए वोट भी मांगे। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का बीजेपी के साथ गठजोड़ है। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा की रैली में राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें राहुल ने ये कहा है कि बीजेपी गुस्से की राजनीति करती है। मोदी ने कहा कि ये चुनाव जनता के गुस्से का चुनाव है। देश कांग्रेस से गुस्से में है। कुछ लोग कहते हैं, शहजादी जी कह रहे हैं, हम गुस्से की राजनीति नहीं करते। अब वो आपके दिन ही नहीं रहे गुस्से की राजनीति करने के। इस बार आपकी गुस्से की राजनीति के दिन पूरे हो चुके हैं। ये चुनाव जनता के गुस्से की राजनीति का चुनाव। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार कहते रहे हैं कि बीजेपी गुस्से और नफरत की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस का काम नफरत को दूर कर आपसी मेलजोल को बढ़ाना है। पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जायल में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि देश को दमे वाली नहीं, दम वाली सरकार चाहिए। राजस्थान के नागौर जिले में आने वाले जायल में नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों की भीड़ उमड़ी। इस रैली में मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह की सरकार रही। मोदी ने कहा कि अब देश को दम वाली सरकार की जरूरत है। कोई नाम है जो कांग्रेस को बचा सकता है, कोई नेता है जो कांग्रेस को बचा सकता है, किसी में नाम है जो आज कांग्रेस को बचाने। जिस दल में पार्टी को बचाने का दम नहीं बचा, वो देश को क्या बचाए। मोदी ने सोनिया और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। सोनिया और राहुल की जहर वाली बात पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस ही रही है और उसी के लोगों ने सबसे ज्यादा जहर उगला है। कर्नाटक के रायचूर में आज राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि कर्नाटक मॉडल के नेता तो जेल तक जा चुके हैं। इंडिया शाइनिंग के नेता, गुजरात मॉडल के नेता, कर्नाटका मॉडल के नेता जेल में गए। देखिए ये इनका मॉडल क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। मॉडल ये है कि बहुत जबरदस्त मार्केटिंग करो, गुब्बारा तैयार करो, उस पे इंडिया शाइनिंग लिख दो, उस पे गुजरात मॉडल लिख दो, उस पे कर्नाटक मॉडल लिख दो, उसमें हवा भरो, जबरदस्त हवा भरो और उसको उठा लो। यूपीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। शरद पवार की अध्यक्षता वाली एनसीपी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र ऑनलाइन जारी किया है। एनसीपी के ऑनलाइन जारी किए गए घोषणा पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने, छोटे राज्यों के गठन की वकालत, 2030 तक भारत को झुग्गी मुक्त करने का वादा और समान नागरिक संहिता का विरोध जैसे मुद्दे शामिल है। एनसीपी ने दावा किया है कि यूपीए फिर एक बार पूरी बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। एनसीपी का दावा है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें यूपीए गठबंधन को इस बार मिलेंगी। दिल्ली में चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक एक दिन पहले आज सभी दलों के उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। नई दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा सीट के सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार करते नजर आए। दिल्ली में 10 अप्रैल को मतदान होना है। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से उम्मीदवार कपिल सिब्बल ने प्रचार किया तो वहां उनके खिलाफ बीजेपी से चुनाव मैदान में मौजूद हर्षवर्धन भी प्रचार करते दिखे। नई दिल्ली लोकसभा सीट से जहां बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने प्रचार किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से अजय माकन और आम आदमी पार्टी की तरफ से लेखी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार आशीष खेतान भी प्रचार करते दिखे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राखी बिरला और पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी भी आज जोरदार प्रचार करते दिखे। चुनाव प्रचार के लिए बस 2 दिन का समय बचा हुआ है। इस वक्त हमें पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में, जहां आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, पश्चिमी दिल्ली के अपने प्रत्याशी जर्नैल सिंह के लिए। आप देख सकते हैं ये रोड शो लगभग 3 घंटे का है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बावजूद इसके चूंकि पार्टी के पास बहुत ज्यादा स्टार कैंपेनर्स नहीं है, सबसे ज्यादा उम्मीदें आप पार्टी को कहीं से है तो वो दिल्ली से है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस तरह से रोड शो के जरिए दिल्ली की 7 सीट पर कैंपेन कर रहे हैं। उनका जो
फॉर्मेट है वो दिन में रोड शो का और शाम को आप कहें तो एक जनसभा का फॉर्मेट है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 21 मई को अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। अदालत ने यह सम्मन बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करते हुए जारी किया। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की मानहानि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह सम्मन जारी किया है। इस मामले में केजरीवाल को आज ही कोर्ट में बुलाया गया था, लेकिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए। केजरीवाल के वकील की ओर से कोर्ट में आज पेशी से छूट की मांग की गई थी। हालांकि गडकरी के वकील ने पेशी से छूट देने का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने केजरीवाल को 21 मई तक अदालत में पेश होने की छूट दे दी। केजरीवाल ने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी, जिसमें नितिन गडकरी का नाम भी शामिल था। भ्रष्ट लोगों की सूची में अपना नाम डालने का नितिन गडकरी ने विरोध किया था और इसी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज सितारे जमीन पर उतर आए हैं। नवीन जिंदल के लिए कैंपेनिंग करने के लिए खुद पहुंची है मुंबई से रवीना टंडन। रवीना टंडन आज सुबह ही जगाधरी पहुंच के यहां की गलियों में घूम घूम के वोटर्स से समर्थन मांग रही है नवीन जिंदल के लिए। वो उनकी परिवार की सदस्य अपने आप को कह रही है और उनका कहना है कि नवीन जिंदल ही यहाँ के लोगों का भला कर सकते हैं। और नवीन जिंदल जी के लिए आई हूँ। मुंबई से सोचेंगे क्यों आ रही हूँ, ये मैं इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे नवीन पर विश्वास है। उनको काफी सालों से जानती हूँ और वो पॉलिटिक्स में आने से पहले आप लोग शायद 10 साल से उनको जानते हैं, लेकिन मैं करीब 20-25 साल से जानती हूँ। स्मृति जी कैसे लड़ाई देखती हैं यहाँ पर? मैं ये जंग उस व्यक्ति के साथ है, उस नेतृत्व के साथ है जो सत्ता में रहकर भी विकास न कर पाए, जो सत्ता में रहकर विकास न कर पाए, वो विपक्ष में रहकर क्यों जनता की आवाज बनेंगे। अच्छा, एक चीज ये बताइए, लोगों से यहाँ पर अमेठी के लोगों से मिली, क्या मुद्दे आपके समझ में आए, लोगों से बातचीत क्या? हर दिन एक प्रश्न राहुल गांधी से पूछा जाएगा। गांधी परिवार के चिराग को रोशन किया अमेठी ने वोट देकर, लेकिन गांधी परिवार के उस चिराग ने अमेठी को ही अंधेरे में लिप्त कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास यहाँ पर 3 महीने से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़ने आई हूँ, कांग्रेस की बी टीम से लड़ने नहीं आई। पंजाब के अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में अपना पर्चा भरा। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण जेटली सुबह सुबह स्वर्ण मंदिर पहुंचे। जेटली ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और फिर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी और बेटियां भी मौजूद थीं। जेटली का मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर से पर्चा दाखिल किया। अमृतसर में मतदान 10 अप्रैल को होना है, जबकि श्रीनगर में वोटिंग 30 अप्रैल को होगी। 2014 की आम चुनाव के पहले चरण के मतदान से मिली है अच्छी खबर। सोमवार को पहले चरण के मतदान में कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। त्रिपुरा की एक सीट यानी त्रिपुरा वेस्ट सीट पर 85% लोगों ने मतदान किया। असम की 5 सीटों पर कुल 76% लोगों ने मतदान किया। दूसरे चरण का मतदान 9 अप्रैल को होना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीट, मणिपुर की 1 सीट, मेघालय की 2 सीट, मिजोरम की 1 सीट, नागालैंड की 1 सीट शामिल है। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप वोट डालने जरूर जाएं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम असम के तेजपुर में हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सुबह से ही मतदान के लिए आए हुए हैं। 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई थी और शाम 5 बजे चली। पोलिंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। ईवीएम मशीन को चेक किया गया, मॉक टेस्ट किया गया कि कोई गड़बड़ तो नहीं है ईवीएम मशीन में। तेजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें 4 मुख्य प्रत्याशी हैं। चौतरफा मुकाबला है, जिसमें कांग्रेस के भूपेंद्र कुमार बोरा है, भारतीय जनता पार्टी के रामप्रसाद शर्मा है, असम गण परिषद के जोसेफ टोपो हैं जो मौजूदा सांसद भी हैं, और साथ ही इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं एमके सुब्बा हैं जो लॉटरी किंग के नाम से जाने जाते हैं और जो कभी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। काफ़ी ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है तेजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाताओं को अपने वोट को लेकर।
अंबानी बंधुओं के बीच दरार लगातार कम हो रही है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की कंपनियों ने आज अपनी टेलीकॉम सेवाओं को लेकर एक और बड़ा करार किया है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ इंट्रासिटी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के इस्तेमाल को लेकर अनुबंध किया है। इस करार के तहत रिलायंस जियो अपनी 4G सेवाओं को लॉन्च करने के लिए रिलायंस कम्युनिकेशंस के 5 लाख किलोमीटर के फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगी। इस करार से रिलायंस जियो देश के 300 शहरों और कस्बों में अपनी 4G सेवाएं दे सकेगी। रिलायंस जियो एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास देश भर में 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम मौजूद है। पिछले कुछ अरसे से मुश्किलों से जूझती दवा कंपनी रैनबैक्सी लेबोरेटरीज को सन फार्मा ने पूरी तरह से खरीदने का ऐलान किया है। ये सौदा 19,000 करोड़ में हुआ है। सन फार्मा ने रैनबैक्सी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इस सौदे के तहत रैनबैक्सी के 10 शेयरों के बदले सन फार्मा के 8 शेयर दिए जाएंगे। सौदे में रैनबैक्सी के एक शेयर की कीमत 457 रुपये आंकी गई है। सभी मंजूरियों के बाद ये सौदा दिसंबर 2014 तक पूरा होने की उम्मीद है। जून 2008 में जापान की कंपनी दाइची ने रैनबैक्सी को 450 अरब डॉलर में खरीदा था। दवाओं की खराब क्वालिटी के आरोप के चलते अमेरिका ने रैनबैक्सी की बनाई दवाओं के इंपोर्ट पर रोक लगा दी, जिससे दाइची को भारी नुकसान हो रहा था। मलेशिया एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स के संकेत ऑस्ट्रेलिया नेवी शिप को मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद अब जल्द ही ब्लैक बॉक्स के मिलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के जिस नेवी शिप को ब्लैक बॉक्स के सिग्नल मिले हैं वो अमेरिका से लाए गए हाईटेक साउंड डिटेक्टर से लैस है। इस डिटेक्टर को हिंद महासागर में गश्त के दौरान 2 बार इस तरह के सिग्नल मिले हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि जल्दी विमान का ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। पूरी दुनिया के लिए पहली बन गया ये MH370 विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी गुत्थी इसी ब्लैक बॉक्स में कैद है। विमान में 5 भारतीयों समेत 239 लोग सवार थे, जिनके मारे जाने का ऐलान मलेशिया सरकार कर चुकी है।